बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। इससे पहले कि आज की वीलॉग इम्पोर्टेंट वीलॉग में कुछ आगे बढ़ें, मैं आपसे पहले गुज़ारिश करूँगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे, नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर भी कीजिए अपने अहबाब के साथ, इसी तरह बात फैलती है। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हों, अगर मेरी बातें आप समझते हैं कि मैं दुरुस्त तरीके से कर रहा हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ये काम ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं वीलॉग की तरफ। नाज़रीन, 2 बातें। उस्मान डार साहब बाज़ियाब हो गए हैं या कर दिए गए हैं, कामरान शाहिद के घर भी पहुँचा दिए गए, वहाँ पर बातचीत भी हो गई। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जो कुछ हुआ है, हमने वो देख लिया है। उन्होंने क्या बातें की हैं, वो तो अब हमें अज़बर हो गई हैं, ज़ुबानी याद हो गई हैं, रट्टा लगा होता है, एक ही पर्चा सबके सामने रखा जाता है। मेरा ख़्याल है कुछ अरसे से क्योंकि ये काम नहीं हो रहा था, तो शायद लोगों के ज़हन से महव हो गई ये बात। तो वो याद दहानी करने के लिए, याददाश्त दोबारा वापस लाने के लिए ये बयान एक दफ़ा फिर दिला दिया गया कि 9 मई को क्या हुआ, किसके हुक्म पर हुआ, इमरान खान ने प्लान किया, ये किया, वो किया, वग़ैरह-वग़ैरह। तो वो हमारी याददाश्त एक दफ़ा फिर ताज़ा हो गई है कि जो उनसे पहले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो भी यही बातें करते रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक वो पर्चा जिससे ये बयान रटाया जाता है, वो अभी तक वही फ़ोटोकॉपी, वही फ़ोटोस्टेट उसकी चल रही है। उस्मान डार ने जो कुछ कहा उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जिन हालात से उस्मान डार गुज़रा और उसके ख़ानदान वाले गुज़रे, उसके बाद यही कुछ होना था। मुसोलिनी हो या हिटलर हो या कोई इस और जो जो हो, रूस के, सोवियत यूनियन के ममार हों, उन्होंने इस किस्म के जबर और ज़ुल्म नहीं किए। हिटलर की गस्तापो ये काम नहीं कर रही थी, जो इस वक़्त हमारे मुल्क में हो रहा है। और उसका नतीजा क्या निकला वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि कनाडा की पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है कि पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगाई जाएं इन कामों के नतीजे में। लेकिन सबसे पहले जो मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे अजीम लीडर उम्मत मुस्लिमा के लीडर जनाब इमरान खान साहब का आज यौम पैदाइश है, बर्थडे है उनकी। तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन की तरफ से उनको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक हो। 71 साल के जवान हो गए हैं आज वो। और मुझे उम्मीद है कि बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो बहुत अपनी ज़िंदगी की बहारें और देखेंगे और पाकिस्तान में भी बहारें लेके आएँगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं, उनकी जान को बड़े शदीद ख़तरात लाहक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन बचाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। कोई कुछ भी प्लान करता रहे, जो अल्लाह ताला अगर किसी की हिफ़ाज़त फ़रमाए, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए दुआएँ कीजिए, आज के दिन कुरान ख़वानी कीजिए और दुआएँ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन्हें एक दफ़ा फिर मुल्क और कौम की खिदमत करने का मौका अता फ़रमाए। उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है इस वक़्त इमरान खान, सिर्फ़ पाकिस्तान का लीडर नहीं रहा। मैंने वैसे वीडियो क्लिप्स देखे हैं, जिसमें फ़लस्तीन की दीवारों पर उसकी तस्वीरें पेंट की जा रही हैं। तुर्की के लोग रहने वाले जो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट का ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा है, सिर्फ़ पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है, इसको खोना मत। इसको, इस शख्स को खोना मत, नहीं तो पछताओगे। तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान की हदूद में नहीं रहा, आपने उसको जेल में मुक़य्यद ज़रूर कर दिया है, 4 फुट बाय 4 फुट, 6 फुट के कमरे में जो भी है। लेकिन वो इस कमरे में सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर कैद है। उसके फ़िक्रियात, उसके नज़रियात, अफ़कार, उसकी कन्विक्शन इस वक़्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में फैल चुकी है, हर बंदा उसे फ़ॉलो कर रहा है। तो आपने उसके साथ एक एहसान किया ये काम करके। लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब की सालगिरह है, सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ जल्द दोबारा हमारे दरमियान वापस आएँ। इसके बाद दोबारा उस्मान डार की तरफ चलते हैं। देखें, जो उस्मान डार ने कहा वो उसने कहना ही था। अगर आपकी फैमिली के साथ, आपकी बूढ़ी वालिदा के साथ, आपकी बीवी-बच्चों के साथ, भाभी के साथ, उनके बच्चों के साथ अगर इस किस्म का सलूक रवा रखा जाए, घर में धावे बोले जाएँ, सामान तोड़े जाएँ, फर्नीचर तोड़ दिया जाए, आपका कारोबार जो है उसे बंद कर दिया जाए, ताले डाल दिए जाएँ, लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए और फिर आप रूपोश हो इतने अरसे से और रूपोशी के दरमियान जो वो बयान दे रहे थे उसे देख लें। और जिस तरह से वो कामरान शाहिद नामी जो टाउट है एजेंसियों का, उसके घर पहुँच के फिर वो बयान दें, वो आपकी अकल समझ में कोई मतलब कोई बात आती है अकल समझ में कि एक शख्स जो रूपोश था, अपनी मर्ज़ी से रूपोश था जी, किसी एजेंसियों वगैरह ने नहीं पकड़ा था उसको। वो अगर रूपोशी ख़त्म करने का फ़ैसला करेगा, तो वो किसी टाउट के घर जाके इंटरव्यू देगा या सबसे पहले अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मिलेगा जाके? अगर उस पर कोई जबर नहीं, उस पर कोई तशद्दुद नहीं या उस पे कोई उसको मनवाया नहीं गया बंदूक की नाल के ऊपर, तो क्या वो अपनी माँ के घर जाएगा जिसने जबरो सितम सहा रियासत का?
अपनी बीवी बच्चों के सामने जाएगा, पास जाएगा जिन्होंने इतना भयानक किस्म का तशद्दुद देखा, घर की तोड़-फोड़ देखी, घर से बेघर कर दिया गया, दरबदर कर दिया गया उन्हें। क्या लॉजिक कहती है आपकी? मुझे तो इस चीज़ में बड़ा शक होने लग पड़ा है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे जी कि हमारी एजेंसियाँ और खुफिया इदारे दुनिया की टॉप एजेंसियाँ हैं, छोटी हैं लेकिन एफिशिएंट हैं, प्रोफिशिएंट हैं, बड़े ज़बरदस्त काम करती हैं, ऐसे दुश्मन को नाकों चने चबवा देती हैं, पछाड़ देती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि एजेंसियों के लोगों ने हमारे साथ क्या कर दिया। पाकिस्तान की एजेंसियाँ ये भाई कहाँ की इंटेलिजेंस, कहाँ की बात। आप लोगों को एक सादा-सा ड्रामा स्टेज करना नहीं आता, उसके अंदर इतने झोल हैं। उस्मान डार की जो लेटेस्ट मिसाल है उसी को देख लें। जैसे मैंने कहा कि वो पहले अपनी माँ को मिलने जाएगा, अपने बीवी-बच्चों के पास जाएगा, अपने घर-बार की तरफ देखेगा, या वो पहले जाके एक टाउट को जाके इंटरव्यू दे देगा, जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये पिट्ठू है, ये टाउट है एजेंसियों का। तो अगर आपने कोई ड्रामा ही स्टेज करना है तो यार को थोड़ी अपनी इज्जत की जो बनी हुई है उसी की लाज रख लें। आप जैसे-जैसे ये काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा एक्सपोज़ हो रहे हैं। अवाम में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और क्या हो रहा है। बहरहाल, लेकिन एक बात मैं इससे ज़रूर कहूँगा जो इससे एक पॉज़िटिव चीज़ निकली है, उस्मान डार सियासत छोड़ दे, पीटीआई छोड़ दे, वो नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या आई है देखने का ताल्लुक उससे है। सलूट है आपको माँ जी, आपकी जो उस्मान डार की जो वालिदा साहिबा हैं, उनको मैं सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से सलूट करता हूँ उनको मैं। जिस तरह से वो सामने आई हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और जो पूरी कौम को मैसेज दिया है ख्वाजा आसिफ के थ्रू कि मैं अब तुम्हारा मुकाबला करूँगी। ये मुकाबला सिर्फ ख्वाजा आसिफ से नहीं है, ख्वाजा आसिफ तो एक बहुत बड़ी मशीनरी का एक छोटा-सा पुर्ज़ा है, कल पुर्ज़ा है एक। वो जहाँ उसको कान दबा के बैठने को कहेंगे वो बैठ जाएगा, उसका बाजू मरोड़ेंगे वो उफ़ भी नहीं करेगा। लेकिन ये मैसेज गया है उन ताकतवरों को, जो इन मोहरों को शतरंज पे आगे-पीछे बढ़ाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। माँ जी ने जो स्टेप लिया है इसको छोटा ना समझें। माँ जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। माँ जी ने दूसरों को रास्ता दिखाया है, राह दिखाई है उन्होंने कि ये रियासती जबर और सितम और ज़ुल्म के तहत आकर जो लोग मजबूर होकर पार्टी से बरात का ऐलान करते हैं और अपने आप को अलहदा करते हैं सियासत से या किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन लोगों का काउंटर चेक किया है, किस तरह से उनके इन इक़दामात को काउंटर किया जा सकता है। माँ जी आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है मेरा, आपने दूसरों को भी राह दिखाई है, खुद भी आप सामने खड़ी हुई हैं, जुर्रतमंदी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा आसिफ की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी अगर वो आपके खिलाफ क्या इलेक्शन में उतरने की उसने कोशिश भी की। तो एक तो ये बात थी जो उस्मान डार के बारे में करनी थी। उसको अल्लाह ताला, मैं समझ सकता हूँ कि वो किस मजबूरी के तहत उसने ये बयानात दिए होंगे, वरना वो एक सच्चा खरा मुखलिस लीडर है, नौजवान लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इंशाल्लाह जब ये जुल्म के बादल छटेंगे और जब सवेरा तलू होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, तो उस्मान डार को पीटीआई में वापस आने में मेरी नज़र में तो कोई रुकावट नहीं होगी। इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि इन लोगों के ज़ुल्म और तशद्दुद से बचने के लिए आपसे ये जो बयान दिलवाते हैं आप दे दें और अपनी जान छुड़ाएँ इनसे। तो इमरान खान साहब भी ये बात समझते होंगे, उनको भी अब पता लग गया है कि कौन कारकुन मुखलिस है, कौन कारकुन सिर्फ़ वक़्ती फसली बटेरे की तरह उनके साथ लगा हुआ था। तो एक एक बात तो ये है जो मैंने करनी थी। दूसरी बात की तरफ आते हैं। नाज़रीन, कनाडा की पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंज़ूर की है कि पाकिस्तान पर जो इस वक़्त वहाँ पर हो रहा है रियासती सतह पर, तो उस पर मुआशी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। आप समझ सकते हैं ये कितना ख़तरनाक काम है। कनाडा एक मुल्क है, आगाज़ कहीं से होता है, फिर चल सो चल, और उसके बाद ये काम शुरू हो जाता है। अभी तक अगर पाकिस्तान किसी किस्म की पाबंदियों से या किसी किस्म के उनको जो काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को इन कामों से रोकने के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं, कवानीन साज़ी की जाती है, अगर पाकिस्तान अभी तक उसकी ज़द में नहीं आया तो उसकी सिर्फ़ एक वजह है, और वो वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक़्त यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल होने वाला छोटा असला, गोला बारूद बनाकर उनको सप्लाई कर रहा है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान ने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि हम जंग के खिलाफ हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी का साथ हम नहीं देंगे और किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ना रूस के खिलाफ बोलेंगे, ना यूक्रेन के खिलाफ बोलेंगे, ना दोनों के हक में बोलेंगे, ना दोनों के खिलाफ बोलेंगे। और इसका मतलब ये है कि हम इस जंग से किनारा कश रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। ये सबसे बड़ी वजह जो है, वो यही थी इमरान खान साहब को उतारने की। उसकी एक बुनियादी वजह भी आप समझ लें, वो ये है कि अमेरिका इस वक़्त असले का प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन कौन-सा असला? ये असला बनाते हैं बड़े-बड़े असले, F-35 फाइटर जेट बनाते हैं, $100 मिलियन का वो एक जहाज़ है मेरा ख़्याल है। बड़े-बड़े असले बनाते हैं, बड़े-बड़े रॉकेट्स और बड़े-बड़े एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स मिसाइल वग़ैरह बनाते हैं। बड़ा असला बनाते हैं जो ज़्यादा महँगे दामों में बिकता है। जब जंग दू-बदू होती है 2 फ़ौजों की, तो उनमें ये असला कम इस्तेमाल होता है, गोला-बारूद
और बॉम्ब्स और इस किस्म की चीज़ें, मॉर्टर फायर, रॉकेट फायर, शेल्स, ये इस किस्म की चीज़ें अमेरिका नहीं बनाता, क्योंकि ये बनाने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए कि वो अगर वहाँ पर ये छोटी आइटम्स बनाए तो उसे बहुत महँगी पड़ती है, उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो वो ठेके पर ये काम करवाता है, और ये ठेका इस मर्तबा पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान ने ये असला बारूद बनाकर अपनी फैक्ट्रियों में यूक्रेन को सप्लाई किया है। अमेरिकन टेलीविजन्स के ऊपर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर, बहुत सारे दिफाई तज्जिया नगार इस बात की शहादत देते हैं कि पाकिस्तान को ये ठेका दिया गया है, जो पाकिस्तान का गैप था, आईएमएफ ने जो फिल करना था, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान ने जो अपना फाइनेंशियल गैप फिल करके आईएमएफ को दिखाना था कि हमने ये फिल कर लिया, आप हमें कर्जा जारी करें, वो गैप इस तरीके से फिल किया गया है कि पाकिस्तान को सीक्रेटिवली ये असले के ऑर्डर मिले हैं, और पाकिस्तान ये असला बना बना के यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, वक्ती तौर पर तो आपकी हुकूमत चल गई उसकी वजह से, लेकिन यूक्रेन रूस की जंग एक दिन खत्म होनी है, और कोई हो सकता है कोई 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में वो जंग खत्म हो जाएगी। जंग कभी हमेशा के लिए नहीं होती। जब वो जंग खत्म हो जाएगी और असले की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, तो प्रेसलर अमेंडमेंट्स पास कर दी गई थी, जिसके तहत सदर अमेरिका को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी मुल्क को अगर सर्टिफिकेट जारी नहीं करता एनपीटी पे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर, कि अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था कि ये मुल्क एटमी असले की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा। जब वो सर्टिफिकेट सदर इशू करता था, तो अमेरिका उस मुल्क को फौजी और माली इमदाद देता था। प्रेसलर अमेंडमेंट, ये आप जाके उसको गूगल कर सकते हैं। लेकिन वो अमेंडमेंट्स, उसके तहत सदर सर्टिफिकेट देता रहा, लेकिन जैसे ही रूस से अफ़गानी फ़ौजियों की वापसी शुरू हुई, और रूस का वो रशियन फ़ौजियों की वापसी शुरू हुई, और रूस का मामला अफ़गानिस्तान के साथ सेटल होना शुरू हुआ, तो प्रेस्लर अमेंडमेंट का नफाज कर दिया गया, और पाकिस्तान पर उसके फ़ौरन बाद दिफाई और मुआशी इमदाद की पाबंदी लगा दी गई। ये काम अब फिर होगा। अभी कनाडा ने आपके खिलाफ एक करारदाद पेश की है। कोई अमेरिकन सेनेटर, कोई कांग्रेसमैन उठ के अभी दोबारा इस किस्म की करारदाद पेश कर देगा। जैसे ही रूस यूक्रेन की जंग खत्म होगी, अभी आप इस वक्त यूक्रेन के लिए असला ठेके पर बनाकर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही ये जंग खत्म होगी, तो पिछली बातों को बुनियाद बनाकर जो इस रजीम ने और इससे पिछली रजीम ने, ये तो बी टीम है इस वक्त पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट की, इन्होंने और फिर जो अस्करी क़यादत ने इनके साथ मिलकर जिस तरह से मुल्क में जो हालात खड़े किए हैं, जिस तरह से जबर तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ है, इसी को बुनियाद बनाकर मेरी ये बात नोट कर लें कि पाकिस्तान पर मजीद मुआशी और फौजी इमदाद की पाबंदियां आयद हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है, जिस वजह से हमारी तमाम क़यादत, वो सिविल हो, मिलिट्री हो, कोई भी हो, उन्हें इस वक़्त ये बात सोचनी चाहिए, अगले साल 6 माह, 2 साल का सोचना चाहिए कि अगर इन चीज़ों की वजह से उन पर पाबंदियाँ लग गईं, जो वो आज कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान उस गड्ढे में जा गिरेगा, खुदा ना ख़ास्ता, जहाँ से निकालना किसी बहुत बड़े लीडर के लिए भी शायद मुमकिन नहीं होगा। उस स्टेज तक बात मत जाने दें। इस वक़्त भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब कराएँ। एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना मुनसिफ़ाना इलेक्शन होने दें, जिसे पाकिस्तान की अवाम एक्सेप्ट करती है, उसे आने दें, और उसके साथ मिल के काम करें। वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फजल रहमान की जमात हो, कोई हो, एमक्यूम हो, कोई हो, इमरान खान क्यों ना हो, इमरान खान ही क्यों ना हो। आप अगर मुल्क का मफाद चाहते हैं और अपना ज़ाती मफाद नहीं चाहते, और अपने आप को और अपने कुछ जो सीनियर्स आपके रिटायर हो गए उनको बचाना नहीं चाहते, बतौर इदारा अपनी इज़्ज़त बहाल कराना चाहते हैं, तो फिर आपको आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन फ़ौरी तौर पर करवाकर, फ़ौरन करवाकर, इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करना चाहिए, और उसके बाद उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, बेशक ज़ाती तौर पे आपका उनके साथ इख्तिलाफ़ ही क्यों ना हो। तो इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे एक मरतबा फिर गुज़ारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।